सभी को नमस्कार। बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी है और उम्मीद है अच्छी ही हुई होगी। लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए कि इसके सभी एमसीक्यू बता दो, क्योंकि आपको चिंता हो रही होगी कि आपने जो उत्तर दिए हैं वो सही है या नहीं। वो मैं अवश्य बताऊंगी और साथ ही यह भी चाहूँगी कि आप उन सभी प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें। अपना पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आप हल कीजिए, क्योंकि यह तैयारी केवल अभी के लिए नहीं थी, वार्षिक परीक्षा के लिए थी। तो वार्षिक परीक्षा के लिए जितना अधिक अभ्यास किया जाए उतना कम है। आप ये पूरा प्रश्न पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल कीजिएगा और साथ ही साथ यह भी जान लीजिएगा कि इस बार की परीक्षा में आपके कितने अंक आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यह है मिड टर्म हिंदी इलेक्टिव का सुबह की पाली का प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र तो आपके पास पहले से ही होगा, इसलिए आपने प्रश्न पढ़ ही लिए होंगे। यदि नहीं पढ़े तो जहाँ ज़रूरत महसूस हो वहाँ आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सीधे ही उत्तर की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न जो अपठित गद्यांश वाला था, उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें जो विकल्प दे रखे हैं उनमें घ उत्तर सही है, यानी 1, 2 और 3, ये वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न, विधवा विवाह के समर्थक कौन थे? इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका उत्तर है ख वाला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरा प्रश्न, साहित्यकार और समाज का वैचारिक स्तर पर जुड़ाव किस कारण संभव हुआ? इसमें जो उत्तर दे रखे हैं उसके आधार पर यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर बनता है मुद्रण के कारण, यानी ग वाला। आगे चौथा प्रश्न, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं से कौन जुड़ा हुआ था? यह 1 अंक का लिखने वाला प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं से भारतेंदु समय के साहित्यकार जुड़े हुए थे। आगे पांचवा प्रश्न, गद्यांश में व्यक्त विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों के नाम लिखिए। तो समाज सुधार आंदोलनों में जो इस गद्यांश के अंदर आए हैं वे हैं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि। छठा प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसके उन्नायक का नाम बताइए। तो उत्तर होगा प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र के प्रभाव से हुई और उन्नायक का नाम है महादेव गोविंद रानाडे। आगे सातवां प्रश्न, आर्य समाज की आचार संहिता किस आधार पर बनाई गई व इसका प्रचार किस वर्ग के बीच में था? तो सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर आर्य समाज की आचार संहिता बनाई गई और इसका प्रचार मुख्य रूप से मध्य वर्ग के बीच में हुआ था। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि अपठित काव्यांश पर आधारित है और इस पर जो प्रश्न पूछे गए उनमें पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ भी ये 4 तो कथन थे और फिर उसके बाद 4 विकल्प दिए गए थे, तो इनमें सही उत्तर है ग। कथन 1, 2 और 4 सही हैं। आगे प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन करके लिखिए। यहाँ कथन ए, ड्राइवर का वात्सल्य भाव देखकर कवि भावुक हो जाता है और कारण, सभी पिता अपनी संतान के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए सही उत्तर होगा क, यानी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आगे तीसरा प्रश्न, गियर पर लटकी कांच की चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं? इसका सही उत्तर होगा बच्ची के निश्चल प्यार का, ख वाला उत्तर सही है। आगे चौथा प्रश्न, कांच की चूड़ियाँ कितनी व किस रंग की थी? तो इसका उत्तर है कांच की चूड़ियाँ 4 थीं और गुलाबी रंग की थी। पांचवा प्रश्न, ड्राइवर ने कवि को चूड़ियों के लटकाने का क्या कारण बताया? ड्राइवर ने बताया कि उसने अपनी नन्ही बिटिया की जिद के कारण
गियर पर चूड़ियाँ लटका रखी हैं। और छठा प्रश्न है, पद्यांश में किस मानवीय स्वभाव का ज्ञान होता है? तो इसका उत्तर है कि कविता में मनुष्य के कोमल एवं करुण मानवीय स्वभाव का ज्ञान होता है। वह चाहे कितना भी कठोर एवं शुष्क क्यों ना हो, उसके हृदय में करुणा की धारा अवश्य ही विद्यमान रहती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित है। इसमें प्रश्न है, पत्रकारिता को प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा चौथा स्तंभ माना जाता है। आगे दूसरा प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली में महत्वपूर्ण समाचारों को सबसे पहले और उससे कम महत्वपूर्ण को बाद में लिखा जाता है। यानी ये उल्टे क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखे जाते हैं कि इस शैली में किसी भी घटक या विचार का ब्यौरा काल क्रमानुसार दिया जाता है और इसमें अधिक महत्वपूर्ण बातें पहले आती हैं और गौण बातें बाद में आती हैं। तीसरा प्रश्न, रेडियो प्रसारण के लिए तैयार किए जा रहे समाचार की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कोई भी दो विशेषताएं दे सकते हैं, जैसे उच्चारण में कठिन शब्द ना हो, जटिल शब्दों को नहीं रखा जाता, 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में ही लिखा जाता है, दोनों तरफ पर्याप्त हाशिए रखे जाते हैं। इस प्रकार से कोई भी दो विशेषताएं दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है, जिसमें पहला भाग पूछा गया, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में उल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार किसी भी एक समाचार पत्र से नियमित वेतन लेने वाले उनके नियमित कर्मचारी होते हैं। अंशकालिक पत्रकार केवल एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार संगठन से जुड़े रहते हैं। लेकिन फ्रीलांसर अलग अलग समाचार पत्रों में अपने लेख या कॉलम या समाचार दे करके बदले में मेहनताना लेने वाले हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसके विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहाँ प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, यह रिपोर्ट की जगह लेखन शब्द होना चाहिए था। विशेष लेखन किसे कहते हैं और इसके विभिन्न क्षेत्र? तो इसका उत्तर होगा, सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर विशेष जानकारी के आधार पर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। इसके क्षेत्र में आते हैं अर्थ, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध, रक्षा, खेल, फिल्म, मनोरंजन, कानून इत्यादि। अगला प्रश्न था रचनात्मक लेख से संबंधित, और यह तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। करीब करीब 1 पेज का आपको लिखना होता है 100 शब्दों में, और ये बहुत ही आसान था। जैसे मोबाइल और डिप्रेशन वाला तो सभी बच्चे लिख ही सकते हैं, हर कोई आजकल मोबाइल का प्रयोग करता ही है। आगे छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला भाग है, नाटक लिखते समय समय के बंधन को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा, समय का बंधन नाटक के लिए बहुत ही अधिक प्रभाव डालने वाला एक कारक है। यह शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा में नाटक को पूरा करने के लिए बाध्य करता है। कहानी, उपन्यास या कविता को हम कभी भी पढ़ते सुनते हुए बीच में रोक भी सकते हैं, लेकिन नाटक के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नाटक को हम बीच में रोककर फिर दोबारा शुरू नहीं कर सकते। इसीलिए नाटककार को ये सोचना जरूरी हो जाता है कि दर्शक कितनी देर तक किसी घटना का घटित होते हुए देख सकते हैं, और इसी कारण वह समय को ध्यान में रख करके ही नाटक को विभिन्न अंकों में बांटता है। अगला प्रश्न, कविता के सारे घटक किससे परिचालित होते हैं? तो इसका उत्तर है, कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। किंतु ये 3 अंक का प्रश्न है, तो केवल यहीं पर ही हम इसे नहीं छोड़ सकते, कुछ न कुछ उदाहरण दे करके इसे थोड़ा और विस्तार देना होगा। उदाहरण के लिए जैसे नागार्जुन की छोटी सी कविता अकाल और उसके बाद का परिवेश गांव का है। इस कविता में
संदर्भ, अकाल और उसके बाद का परिवर्तन है। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सभी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इस प्रकार परिवेश और संदर्भ से ही ये परिचालित होते हैं। अगला प्रश्न, कविता में बिंब की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट करें। तो कविता में बिंब अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बिंब कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन हमारी इंद्रियां ही हैं। तो बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं, और ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब बनाते हैं। अर्थात हमारी आंखों के सामने उसका एक चित्र सा खींच देते हैं। आगे 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पठित काव्यांश पर। और इसमें जो प्रश्न पूछे गए, पहला प्रश्न है काव्यांश में दीप किसका प्रतीक है। तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, ख, व्यक्ति का। अगला प्रश्न, काव्यांश का केंद्रीय भाव है। यह भी उत्तर एकदम साफ पहली पंक्ति में नजर आ रहा है, व्यष्टि का समष्टि में विलय। तीसरा प्रश्न, दीपक किस भाव से परिपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा ग, आत्मविश्वास से। चौथा, दीपक के बारे में सही कथन है। कौन सा इनमें चारों में से सही कथन है, छोटा होने के बावजूद कांपता नहीं है। आगे 5वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंदर 3 कथन दिए गए और फिर नीचे 4 विकल्प दिए गए। तो सही विकल्प है इसका घ वाला, 1, 2 और 3। आगे 8वां प्रश्न, जो कि काव्यांश पर ही आधारित है। इसमें पहला भाग है, मैं जानूं निजनाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। 2 अंक का है, तो कम से कम 2 विशेषताएं बतानी है। जैसे राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है, मृदु है, वह अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, वह कभी किसी के मन को नहीं दुखाते, अपने से छोटों का भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अगला प्रश्न, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। तो इसका उत्तर है कि सरोज का विवाह बहुत ही सादगी से हुआ था। इसमें किसी भी रिश्तेदार या मित्र को भी आमंत्रित नहीं किया गया था, और पुत्री को शिक्षा देने का काम भी पिता ने स्वयं किया था। और अन्य विवाहों की भांति यहाँ कोई संगीत, राग, रंग आदि का दौर भी नहीं चला था। अगला प्रश्न, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। तो उसकी हार या निराशा के कारण थे, एक तो पिता और भाई की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से अकेली हो गई थी। दूसरा कारण था, स्कंदगुप्त से प्रेम करने के बावजूद उसे पाने में वह असफल रही थी, और उसे अपने जीवन में अनेकों अनेक दुख झेलने पड़े थे। इस कारण देवसेना निराश थी। आगे प्रश्न संख्या 9, जिसमें सब प्रसंग व्याख्या करनी थी, और पहला भाग जो है यह सरोज समृति में से लिया गया है। कविता सरोज समृति और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अथवा के साथ जो दूसरा दिया गया यह पद्यांश तुलसीदास रचित पद में से है, जो कि गीतावली से उद्धृत है और अंतरा भाग 2 में संकलित है। यानी यहाँ पर कवि हैं तुलसीदास और कविता का नाम है पद। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। इस 10वें प्रश्न में पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न, तीनों भाई क्यों लड़ रहे थे। तो उत्तर है ख, बंटवारे के लिए। आगे दूसरा प्रश्न, जमीन पर दावे किसने किए। तो इसका सही उत्तर है ग, रैयतों ने। अगला प्रश्न, गद्यांश में बंटवारे का विभत्स रूप कब दिखाई दिया। तो इसका उत्तर होगा बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात, यानी भाग क। आगे चौथा प्रश्न, गद्यांश में कौन सी वाला उत्तर आएगा इसमें से। तो सही उत्तर होगा
बड़ी बहुरिया की दयनीय स्थिति एवं देवरों के क्रूर व्यवहार का चित्रण मिलता है, यानी घ वाला उत्तर सही है। आगे पांचवा कथन और कारण वाला है, जिसका सही उत्तर होगा ग। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पहला भाग है कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया। तो इसका उत्तर होगा कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया। उनके कश्मीर आगमन पर शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक और 7वें पुल से अमीराक दल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। नदी के दोनों ओर कश्मीर के हजारों निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे और यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अगला प्रश्न, बालक ने क्यों कहा कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा। इसका उत्तर है बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको यही उत्तर रटवाया गया था। जब उससे प्रश्न पूछा गया कि वह आगे चलकर क्या करेगा, तो उसका यह उत्तर ऐसा था जिसका शायद उसे अर्थ स्वयं भी मालूम नहीं था, मगर उसने यह उत्तर इसलिए दिया क्योंकि उसे यही याद कराया गया था। अगला प्रश्न है प्रेमघन की छाया स्मृति में शुक्ल जी ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है। तो चौधरी साहब के बारे में ये कहा गया कि चौधरी साहब काफ़ी रईस थे, उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था, उनके बाल कंधों तक बिखरे थे, वे वसंत होली आदि अवसरों पर नाच रंग का आयोजन करते थे, नागरी को भाषा मानते थे और उसी में लिखते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न पत्र में ही छिपा है, क्योंकि जो आगे सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न आया है यही का यही प्रश्न का उत्तर भी बनता है। प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या वाला, जिसमें पहला जो सप्रसंग व्याख्या का गद्यांश दिया गया यह सुमरिनी के मन के पाठ में से लिया गया है और उसमें निबंध का नाम है ढेले चुन लो और इसके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अथवा के बाद जो दूसरा सप्रसंग व्याख्या के लिए गद्यांश है यह लिया गया है प्रेमघन की छाया स्मृति में से, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। आगे 13वां प्रश्न, जिसमें पहला भाग पूछा गया सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। यानी कहने का अभिप्राय है कि जगधर से वह ये बात क्यों छुपाना चाहता था कि उसके पास 500 रुपये थे। तो इसका उत्तर ये होगा कि सूरदास जगधर से अपने आर्थिक हानि को इसलिए छुपाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था एक भिखारी के पास गरीबी का होना इतनी शर्म की बात नहीं जितना कि धन का इकट्ठा होना शर्म की बात है। धन संचय पाप संचय से कम नहीं, इसीलिए वह इसे अपमान की बात मानकर जगधर से छुपाना चाहता था। दूसरा प्रश्न है सूरदास प्रतिशोध की अपेक्षा क्षमा में विश्वास रखता था। इस कथन के आलोक में सूरदास में निहित जीवन मूल्यों की समीक्षा कीजिए। तो जीवन मूल्य कौन से बता सकते हैं, जैसे वह कठिन परिस्थितियों में भी कभी घबराता नहीं और धैर्य बनाए रखता है, वह संतोषी स्वभाव का है। ठीक इसी तरह से यही जीवन मूल्य हमारे जीवन में भी होने चाहिए, अर्थात मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में धैर्यवान बनना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, कर्मशील बनना चाहिए और व्यर्थ के दोषारोपण से बचना चाहिए, सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार कोई भी 5 बिंदु दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा लेखक बढ़नी में अपने एक रिश्तेदार के घर गया था,
तब लेखक की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। वहाँ उसने एक अत्यंत रूपवती औरत को देखा। उस औरत के सौंदर्य का आकर्षण लेखक पर इस कदर हावी हुआ कि उसे समस्त प्रकृति में वही औरत नजर आने लगी। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता व चांदनी के रूप में लगी, जिसमें फूलों की खुशबू थी। तब प्रकृति सजीव नारी बन गई और लेखक विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंध सब कुछ देख रहे थे। तो इस प्रकार ये प्रश्न पत्र पूर्ण हुआ। बच्चों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परीक्षा में आपने क्या सही किया और क्या गलत। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें दोहराना बुरा है। तो इसलिए जो गलतियां हुई उन्हें आप सुधार लीजिए, ताकि वार्षिक परीक्षा में ये दोबारा से ना हो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।